हाय एवरीवन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और मैंने आपको जैसे अपने पुराने लेक्चर में बताया था कि मैं इसमें आपको लोड्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि लोड्स अगर किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं और किस एक्सिस के लॉन्ग लगे हुए हैं तो उनका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ लोड के साथ, तो लोड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ यू कैन से हाउ लोड कैन बी डिफाइंड। लोड कैन बी डिफाइंड एज एन external force or a couple, can be a couple or external force. If a body is subject, like for example this is a bar and it is being loaded by a p force in this direction or in this direction, all these are load acting on this body. So load is nothing but a external force or couple. Now if I do the classification of load, that is something very important. Now to analyze, to decide the classification of load, first we should understand, for if we are designing something, what is considered to be its load and what is not to be considered its loads. Okay, so let me take an example of a bearing. This is a bearing. Okay, this is shaft. Okay, and this shaft, there is a pulley on this shaft. Okay, let's say the bearing weight is W and the shaft weight is W1 and the weight of the pulley is W2. Okay, if we design the bearing, which loads I have to take and which I don't have to. As I already told, I am considering all my masses to be massless, all my loads, all my beams, all my material to be massless. So I will not take the W and will design by W1 and W2. Okay. If I talk about this shaft, okay, so shaft weight is what, W1. So external load for the shaft is what, only W2. This is only load acting at the mid of shaft, so it is the load which I have to take, W2. If I talk about bearing, sorry, not bearing, this pulley. If I talk about pulley, फॉर पुली आप ये बात समझें कि पुली के लिए खुद का मास है, शाफ्ट का मास है, डब्लू मास है, लेकिन उसके ऊपर कोई लोड है क्या, नहीं है। कोई भी लोड उसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है तो देर इज नो एक्सटर्नल लोड टू द पुली। इतना समझ में आया आपको कि पुली, उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स पे, कि लोड्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं देखूं, बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। देखो, लोड्स को अपन तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई भी लोड अगर एक्ट कर रहा है किसी के ऊपर, तो इट कैन बी क्लासिफाइड इन बाय थ्री मेथड्स। आइदर इट माइट बी वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, या तो वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, या वो वेरी कर रहा होगा क्रॉस सेक्शन के साथ, ओके, या तो क्रॉस सेक्शन कर रहा होगा, या फिर वो वेरी कर रहा होगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के अनुसार। ओके, तीन तीन तरीके हुए, कौन कौन से, एक तो टाइम हो गया, एक क्रॉस सेक्शन हो गया, और एक विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स हो गया। अब मैं बात करूं कि भाई ये जो टाइम है इसके अनुसार कैसे कैसे डिवीज़न हो सकता है। तो एक तो हो गया आपका स्टैटिक लोड। ओके, मैं ये आपको एक एक बार अभी समझा दूंगा सारा कि क्या क्या है। बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि स्टैटिक लोड क्या होता है। दूसरा हो जाएगा डायनेमिक लोड। अब स्टैटिक लोड भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो डेड लोड हो, ऐसा लोड जो आपने एक बार अप्लाई कर दिया एंड वो अप्लाइड है उसके बाद, या फिर दूसरा हो सकता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ओके, डायनेमिक लोड्स में भी हमारे पास दो तरीके के लोड हो सकते हैं, आइदर से इम्पैक्ट और शॉक लोड, एंड सेकंड इट कैन बी फटीग और वी कैन से साइक्लिक लोड। ओके, अब क्रॉस सेक्शन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो देखो, क्रॉस सेक्शन पे तो भाई दो ही लोड लग सकते हैं, या तो ये जैसे क्रॉस सेक्शन है ये, ओके, या तो इस क्रॉस सेक्शन के, ये आप यहाँ से देखिए,
ये ऐसे, या तो ऐसे लग सकता है दिस इज नॉर्मल लोड एंड दिस इज पैरेलल लोड, आइदर इट इज नॉर्मल लोड और पैरेलल लोड को अपन कहते हैं शीयर और ट्रांसफर लोड। अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, शीयर और ट्रांसवर्स लोड। ओके, अब नॉर्मल लोड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होगा, शीयर कैसे होगा, पैरेलल होगा। अब परपेंडिकुलर में भी दो हो सकते हैं भाई, या तो एक्सियल हो या तो लोड एक्सियल हो। मतलब जैसे अगर ये मेरा बार है और ये इसकी एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग लग रहा है ऐसे करके, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। मतलब जो उसकी सेंटर है, सेंट्रॉइड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उससे ना पास करके थोड़ा सा उसे इसेंट्रिक बाय द डिस्टेंस ई, ई एच, मतलब वो लोड यहाँ लग रहा है P1 एट अ डिस्टेंस ऑफ ई, समझ गए। मतलब इसेंट्रिक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से थोड़ा दूर लगा हुआ है, दैट विल बी इसेंट्रिक एक्सियल लोड। शियर और ट्रांसफर लोड भी बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइडेड होंगे, ठीक है। इसको अगर मैं करूँ तो, इसको अगर मैं तो एक तो हो जाएगा ट्रांसवर्स लोड, ये मान के चलेंगे कि भाई उससे पास हो रहा है, सेंट्रोइड से पास हो रहा है। दूसरा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड, ठीक, इतना हो गया। अब ना, अब एक बचा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, इसको और देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लोड कैसे होगा, फिर इनको बारी बारी से एक करके अपन छोटा छोटा थोड़ा सा जल्दी देख लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के अनुसार अगर मैं बात करूँ, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या तो कंसनट्रेटेड हो सकता है, एक पॉइंट पे लगा हुआ हो, कंसनट्रेट मतलब एक जगह लगा हुआ है, कंसनट्रेटेड में कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड हो सकता है, ओके, कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड हो सकता है, या फिर कंसनट्रेटेड मूवमेंट्स हो सकते हैं, ओके। दूसरा, कंसर्न एक पॉइंट पे नहीं लगा हुआ है, इट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द बॉडी, तो ये कैसे कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। अभी बताऊंगा इन सबको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसमें हो जाएगा, एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और दूसरा हो जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये आप बना लेना अपनी कॉपी में अच्छे से देख के आप, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ये अब कैसे कैसे आप उनको डिसाइड करना है कि कौन सा लोड क्या होता है। इतना हो गया, इसे फटाफट फटाफट बना लेना आप लोग अपनी कॉपी में। और हम अब स्टार्ट करते हैं विद द, हम स्टार्ट करेंगे पहले विद विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड विद द कंसनट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले मैं अगर कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड की बात करूँ, ओके, कंसनट्रेटेड लोड क्या होगा, जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। कंसनट्रेटेड लोड क्या होगा, एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब अगर मैं कंसनट्रेटेड लोड इसकी बात करूँ, कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड की, तो ये एक बीम हो गया, लोड है एक्टिंग एट अ पॉइंट, ओके। कंसनट्रेटेड मूवमेंट की बात करूँ, तो ये एक बीम हो गया, मूवमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे, सेकंड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा, ये समझ लो अच्छे से, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा। मान लो ये कोई आपका बीम है, और सबसे पहले कौन सा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द बॉडी मटी, जो लोडिंग है वो कांस्टेंट रहेगी और पूरी बॉडी के ऊपर रहेगी, समथिंग लाइक दैट। मैं कह सकता हूँ 5 kN पर मीटर, ये मान लीजिए 2 मीटर है, तो इस बॉडी पर हर पर मीटर 5 kN का लोड लगा हुआ है। टोटल कितना लोड लगा रहा होगा सेंटर में, सेंटर में लगा होगा, क्योंकि इसको हम मेज़र करते हैं कैसे, 5 × 2, इसका जो हाइट कितना है 5, इसका लेंथ कितना है 2, 5 × 2 10 kN का लोड लगा होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सेकंड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ओके। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका बीम हो गया, ओके, ये ऐसे कुछ लोडिंग कंडीशन होगी,
दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरिंग फ्रॉम 0 टू फॉर एग्जाम्पल 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो इसका जो हाइट कितना है यहाँ पे 5 किलो न्यूटन, ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाल सकते हैं, कितना होगा हाफ इंटू 5, मान लीजिए 2 है 2 मीटर, इंटू 2 कितना हो गया 5 किलो न्यूटन। कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, b/3 मतलब 2/3 पर इतना लोड एक्ट करेगा, यू है यूवीएल। तीसरा हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट। ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, देखो ये मैंने लगाया, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा ऐसे करके बढ़ रहा है, m 2m 3m 4m 5m एंड 6m, इस तरीके से यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट लगता है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है आपका, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो दो तरीके के लोड हो सकते हैं। फर्स्ट कैन बी अ नॉर्मल लोड एंड सेकंड कैन बी अ ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड, ओके। नॉर्मल लोड एंड ट्रांसवर्स लोड। नॉर्मल लोड क्या सकता है, मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक है, इसके एक्सिस के अलोंग आपने एक नॉर्मल लोड लगा रखा है, दैट विल बी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इस नॉर्मल लोड के से एक सिग्मा डायरेक्ट आएगा जो कि होगा p/a। क्या कोई शेयर स्ट्रेस आएगा, नहीं, जीरो, ठीक है, नॉर्मल लोड। बट ये हाउ दिस इज लोड, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सियल लोड। सेकंड हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ओके। इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपकी कोई बीम है, इट दिस इज इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ एसेंट्रिसिटी ई पर एक लोड लगाया गया है ऐसे, एट अ डिस्टेंस ऑफ ई। इस लोड को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक लोड लगाना पड़ेगा ऐसे। कभी भी किसी को ट्रांसफर करना हो, कंफ्यूजन हो रही हो, इक्वल एंड अपोजिट लगाओ, ये वाला और ये वाला, दिस वन विल मेक अ कपल, इट विल इक्वल टू p इंटू ई, एंड ये शकल देखेगा सिर्फ खड़े होकर यहाँ पे, ये शकल देखेगा। ये कितना p वैल्यू थी, मान ली तो p रह जाएगी। अब इस p की वजह से एक सिग्मा डायरेक्ट आएगा जो कि p/a होगा, और दूसरा आएगा सिग्मा बेंडिंग जो कि होगा आपका कितना, सिग्मा बेंडिंग कितना हो जाएगा m/i इंटू वाई, वाई द डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ठीक है। या सॉरी, वाई इज द डिस्टेंस जहाँ पे आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल एज पे निकाल रहे हैं तो वाई आपका डेप्थ/2 हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होंगे या माइनस होंगी, डिपेंड अपॉन द पॉइंट। मान लीजिए आप ये पॉइंट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो ऊपर वाले फाइबर्स को खींच रही है, टेंशन में है, और सिमिलरली इस जगह जो है इस पॉइंट्स पर कंप्रेशन है, ओके। तो मैं बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करूं, डायरेक्ट स्ट्रेस का कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा p/a, और बेंडिंग स्ट्रेस का कुछ डायग्राम इस प्रकार होगा। सॉरी, ये थोड़ा बराबर ही है, लग रहा है ऐसा, ठीक है, m/i इंटू वाई, m/i इंटू वाई। अब ये अगर टॉप पोर्शन की आप बात करोगे, इन फाइबर्स की बात करोगे, इन फाइबर्स की, तो दोनों स्ट्रेसेस एड अप हो जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव है दोनों ऊपर, और नीचे की बात करोगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप नाउ कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज shear लोड। shear लोड, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, shear लोड। shear विल बी ऑलवेज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। shear लोड हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है, ना कि नॉर्मल। नॉर्मल लगेगा तो वो फिर नॉर्मल लोड हो जाएगा। तो अगर मैं shear लोड की बात करूं तो shear लोड भी समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस इज अ shear लोड। अब इस लोड की वजह से क्या क्या होगा इस बीम के अंदर, फर्स्ट एक टाउ डायरेक्ट आ जाएगी, दैट विल इक्वल टू p/a, टाउ डायरेक्ट आ जाएगी। दूसरा, इस लोड की वजह से इसमें बेंडिंग भी होगी। बेंडिंग, बेंडिंग कितनी होगी, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इस क्रॉस सेक्शन की, इस क्रॉस सेक्शन पे एक डायरेक्ट स्ट्रेस है और ये मान लीजिए d डिस्टेंस है, तो p इंटू डी का यहाँ मूवमेंट लगेगा, इस जगह मूवमेंट आएगा p इंटू डी का, तो इसकी वजह से यहाँ पे बेंडिंग होगी, और बेंडिंग की बेंडिंग अगेन सिग्मा बेंडिंग विल बी इक्वल टू m/i इंटू वाई, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्स shear लोड,
जैसे ट्रांसवर्स शीयर लोड की वजह से एक टाउ डायरेक्ट आएगा पी बाई ए और एक सिग्मा बेंडिंग आएगी एम अपन वाई इंटू वाई, तो ये दोनों तरीके की लोडिंग होगी इसमें। वहीं अगर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड, ओके, इसेंट्रिक मतलब कि अगर ये आपकी बीम है, 3D बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। अगर ये आपकी लोडिंग है, ओके, तो वो लोड कैसे लगा होगा, लोड कहीं इसेंट्रिक लगा होगा, ट्रांसवर्स लगना तो ऐसे चाहिए था, बीच में लगना चाहिए था, लेकिन लगेगा कहीं साइड में, मान लीजिए यहाँ लगेगा। अब इस लोडिंग की वजह से इसको पहले ट्रांसफर कर लेते हैं सेंटर में, तो सेंटर में ट्रांसफर कर लेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये दोनों और ये दोनों क्या बना लेंगी, मूवमेंट बना लेंगी। मान लीजिए पी लोड था, पी इंटू ई का टॉर्क, सॉरी टॉर्क बना लेंगे पी इंटू ई का, ये टॉर्क हो गया। टॉर्क कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे लगा हुआ है, अगर ये बीच में लगा होता तो ये सिर्फ इसको बैंड करता है ऐसे करके, लाइव देख लीजिए लाइव, ये इसको बैंड करता है ऐसे करके, बैंड करता है और यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस भी जनरेट करता है। लेकिन अब ये हटके थोड़ा पीछे लगा हुआ है, इधर इधर कहीं लगा हुआ है। अभी क्या करेगा, अब ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे तौलिया को जैसे निचोड़ते हैं ऐसे घुमाएगा। तो अब इसको ऐसे घुमाएगा, तो सबसे पहले अब ये दोनों फोर्सेस देखो, ये वाली फोर्सेस तो गायब हो गई, ये दोनों, इन्होंने टॉर्क बना लिया, ये देखता रह गया। अब इसकी वजह से पहले जो ऊपर फोर्सेस आ रही थी, ऊपर जो स्ट्रेसेस आ रहे थे वो तो आएंगे ही आएंगे, ऊपर जो स्ट्रेसेस आ रहे थे, जो ये अब ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है पी वाला, ये वाला, इसकी वजह से एक टाउ डायरेक्ट आएगा जो कि पी बाई ए होगा, एक सिग्मा बेंडिंग होगी जो कि एम अपॉन आई इंटू वाई होगी। देखो इसमें जो क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन की हम स्टडी करते हैं, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन में से ये वाला होता है जो जिससे लोड दूर लगता है। दूसरा एक टाउ टॉर्जन भी आएगा जिसको हम लिख सकते हैं टी बाई जे इंटू आर, ओके, इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस जहाँ पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं। ये तीन तरीके की टॉर्क इसमें आए, स्ट्रेसेस आएंगे, सॉरी, तीन तरीके के स्ट्रेसेस इसमें आएंगे। इतना क्लियर हो गया, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, जो अपना पहला था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कैसे लोड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। टाइम के हिसाब से हमने पढ़ा था कि देयर आर टू वेज टू डिसाइड लोड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक लोड, कौन सा लोड, स्टैटिक लोड। सेकंड इज डायनेमिक लोड, सेकंड इज व्हाट, डायनेमिक लोड। फर्स्ट इज स्टैटिक लोड, सेकंड इज डायनेमिक लोड। अब देखिए स्टैटिक लोड क्या होता है, स्टैटिक लोड इज द लोड whose value, whose magnitude, direction and point of application do not change with time। समझिए कौन कौन सी तीन चीज़ जो है वो चेंज नहीं होंगी। पहला उसका वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा दूसरा क्या चेंज नहीं होगा, दूसरा उसका डायरेक्शन, जिस पॉइंट जिस तरफ वो लगा हुआ है वो फाइनल, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कैसे, क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, पहला तो चेंज नहीं होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये इन तीनों चीज़ में नो चेंज आना चाहिए, समझ गए। इन तीनों वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए स्टैटिक कंडीशन में। तो मैं कह सकता हूँ ये जो लोड है, ये जो पी 5 किलोमीटर का लोड लगा है, क्या स्टैटिक है, क्या कंडीशन है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड से चेंज नहीं हो रही है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या ये उठ के यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा। तो सॉरी, ये क्या है, स्टैटिक लोड है, ये स्टैटिक लोड है, ओके। वही वैल्यू अगर इसकी 5 + 5 2 - 5 जाएगी, ये डायनेमिक लोड हो जाएगा, ये डायनेमिक लोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं ये स्टैटिक लोड है। अब स्टैटिक लोड भी दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इट कैन बी अ डेड लोड, ठीक है, डेड लोड हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, धीरे धीरे अप्लाई किया गया। तो अब जो डेड लोड है वो क्या है, डेड लोड इज समथिंग लाइक कि मतलब मैंने एकदम से किसी चीज़ पर लोड रख दिया। ये जैसे कि मान लीजिए ये फ़ोन है, ये फ़ोन मैंने क्या नाम है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे मैं गया और मैंने ये फ़ोन ऐसे रख दिया, सी ऐसे रख दिया। अभी क्या है, इसके ऊपर लोड 0 था, एकदम से डेड लोड आ गया। डेड लोड, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द इम्पैक्ट लोड एंड डेड लोड।
इम्पैक्ट लोड क्या होगा, ये फ़ोन यहाँ से गिरा, इम्पैक्ट आया, उस मतलब डेड लोड के 2-3 टाइम्स वैल्यू हो जाती है इम्पैक्ट लोड की कंडीशन में। तो आप कह सकते हो कि डेड लोड क्या है, डेड लोड इज समथिंग लाइक कि मैं जिम गया हूँ, मैं वेइंग मशीन पर अपना वजन नाप रहा हूँ, उस पर कूद के थोड़ी चढ़ूंगा, चल के चढ़ जाऊँगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, इट इज़ समथिंग कि अभी तो एकदम से लोड जीरो था, लेकिन बहुत ही कम टाइम में, विद इन द जीरो टाइम द लोड इंक्रीजेज टू मैक्सिमम। तो मैं कह सकता हूँ अगर इसका ग्राफ बनाऊँ मैं पी वर्सेस टाइम का, तो कुछ ऐसा होगा, पॉइंट ज़ीरो पर ये ज़ीरो है, ज़ीरो पर ये ज़ीरो है, और जैसे ही ज़ीरो से मैं बढ़ा तो मिली सेकेंड्स में ये एकदम से वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई। हाउ मच इट इज़, पी मैक्स कॉन्स्टेंट हो गई, दिस इज डेड लोड। तो मैं कह सकता हूँ सडनली अप्लाइड, it is what, it is suddenly applied, okay. Second is what, second is suddenly applied 0 to p max। इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वेइंग, मेजरिंग वेट ऑन वेइंग मशीन। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, हिटिंग ब्रेक्स ऑन कार। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाते हैं अपन अपने दूसरे उस पर, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज ऑल्सो अ स्टैटिक लोड। हाउ, कैसे कैसे स्टैटिक लोड है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, समझें कैसे स्टैटिक लोड है। क्यों ये नहीं कह रहे कि भैया बढ़ रहा है लोड, तो आपने तो कहा था मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कांस्टेंट है, ये बता रहा हूँ। मान लीजिए ये लोड वर्सेस डायग्राम है पी, ग्रेजुअली का ही मतलब है कि इतना धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हो, इतना धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हो। क्यों, कि अगर मैं टाइम T1 को लूँ और टाइम T2 को लूँ, तो जो लोड का वैल्यू है, लोड का वैल्यू है, अगर मैं कहूँ T2 माइनस T1, द लोड इंक्रीज ड्यूरिंग T2 माइनस T1 इज ऑलमोस्ट सेम एट T2 T1। जो P2 और P1 है वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रहा है, ये दिखाया है मैंने ग्राफ आपको ऐसे, बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज व्हाट अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज। समझ रहे हो, डायग्राम समझो, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बहुत स्लोली टाइम ले रहा है, लेकिन उसके साथ भी बहुत धीरे बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज, ओके। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट लोड और कौन सा है, इसके बाद है हमारा डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड क्या होगा, स्टैटिक का अपोजिट। अपोजिट कैसे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीनों में से कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, इट इज़ आ डायनेमिक लोड। समझे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कुछ भी चेंज हो रहा है, इट इज़ आ डायनेमिक लोड। मैग्नीट्यूड, तीन बार बता रहा हूँ, समझ जाओ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ भी चेंज हो रहा है, इट इज़ आ व्हाट, इट इज़ आ इट इज़ अ डायनेमिक लोड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। तो अब ये दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट कैन बी इम्पैक्ट लोड। पहला कौन सा हो सकता है, इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट, व्हाट इज इम्पैक्ट, लेट्स से दिस इज द फ्लोर, यहाँ से कोई ब्लॉक जिसका मास 5 kg है, वो आपने h डिस्टेंस से छोड़ दिया एकदम से, ये जब नीचे जाके गिरेगा तो क्या इसको 5 × g की फोर्स महसूस होगी, नहीं, इसको ज़्यादा लोड महसूस होगा, क्योंकि इसने एक मोमेंटम गेन किया था, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी थी इसके पास, और वेलोसिटी की जो एनर्जी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, इसलिए इसका जो लोड है वो ज़्यादा महसूस होगा। वहीं मैं आता हूँ इस 5 kg के ब्लॉक को रख देता, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डेड लोड। समझ में आ गया फर्क डेड लोड इम्पैक्ट लोड में। तो इम्पैक्ट लोड टेक सम टाइम टू अप्लाई द लोड, ओके। तो इम्पैक्ट लोड का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, वैल्यू विल बी पी मैक्स, पी वर्सेस टी, इम्पैक्ट लोड। एग्जाम्पल क्या है, फ्री फॉल, फ्री फॉल हो रहा है किसी को, कोई आदमी है छत से धक्का दे दिया, नीचे जा गिरा, जमीन को इम्पैक्ट लोड लग गया, धक्का दे दो जमीन को इम्पैक्ट लोड लग जाएगा। और क्या कह सकता हूँ, स्लैपिंग, किसी को थप्पड़ मारते हो, ऐसे मारोगे हल्के से तो डेड लोड, और घुमा के मारोगे तो व्हाट, घुमा के अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो इम्पैक्ट लोड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, कोई भी मटेरियल जो है बहुत वेलोसिटी से आया और किसी को हिट किया,
तो वो इम्पैक्ट लोड होता है। दूसरा और कौन सा होता है, एक होता है फटीग और साइक्लिक लोड। ये मशीन डिज़ाइन बहुत पढ़ते हैं, फटीग और साइक्लिक लोड। लिखते रहना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को पता होनी चाहिए। 2 बार 3 बार पढ़ोगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फटीग और साइक्लिक लोड ये पता चाहिए। फटीग लोड क्या होता है, ये नॉर्मली एसएन कर्व जो होता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स कर्व, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फटीग, a load whose magnitude, direction or both changes with respect to time is known as fatigue load. A load whose magnitude or direction or both changes with respect to time in repeated cycles is fatigue load. समझ गए क्या है फटीग लोड? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, एसन कर्व बनता है इसका। पहले तो मैं इसका लोड वर्सेस टाइम डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा लोड वर्सेस डायग्राम। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई पी वैल्यू हो गई, पी मैक्स कह सकते हैं, पी मैक्स। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव आ गई, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूस साइनोसॉइडल वे में चेंज हो रहा है। समझ गया इतना? इसमें किसी को कोई डाउट है? आई गेस किसी को डाउट नहीं होगा इसमें कुछ भी। अब इसके ना कुछ टाइप होते हैं, बेसिकली कुछ टाइप होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ कैसे। चलो पहले ये बताओ, ये कौन सा लोड है, ये कौन सा लोड है, सबको पता है। वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? नहीं। स्टैटिक लोड है, स्टैटिक लोड है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, ये वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ, प्लस पी से माइनस पी तक जा रहा है, प्लस पी से माइनस पी तक वैल्यू चेंज हुई होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया फटीग लोड। अब फटीग में भी एक टाइप है इसका, इसको बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड। कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग लोड। ओके, ये हो गया कंप्लीटली रिवर्स। कंप्लीटली क्यों? क्योंकि जितना वैल्यू ऊपर गया था उतना ही नीचे गया, उतनी ही वैल्यू पे नीचे आया। अब अगर मान लीजिए ये ऐसे ना हो कि ऐसे होता कि एक तरफ तो ये जा रहा है पी तक और दूसरी तरफ ये माइनस पी बाई 2 तक जा रहा है, मतलब इसकी साइकिल कुछ ऐसी बन रही है इस तरीके से। यहाँ तो ये जा रहा है पी तक और यहाँ जा रहा है पी बाई 2 तक, तो ये क्या होगा, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग फटीग लोड्स। समझ गए? इसे बोलते हैं, ये नाम है ऐसे रखते हैं इनके। एक और हो गया, मान लो आपकी जो साइकिल है कुछ ऐसी है, P2 P/2, P2 P/2, कुछ ऐसी बनेगी साइकिल। सॉरी, कुछ ऐसी बनेगी। ये P है और ये P/2, P2 P/2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड्स। फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड्स। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड्स। ठीक है, ये हो गया हमारी बेसिक ऑफ सोम। बेसिक सोम से हमने पढ़ लिया कि लोड्स किस तरीके के होते हैं, लोड्स लगते कैसे हैं, एक्सेस कैसे लगती हैं, मेजरली जो सोम के कंसर्न में लोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ लिया। स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हमने सिलेबस वगैरह पढ़ लिया क्या क्या है। ये हो गया बेसिक्स। कल से अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो अपना पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कल से। और उसमें अपन फर्स्ट जो मेन टॉपिक होगा वो होगा एक्सियल लोडिंग डायग्राम, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कह सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं उसके। ईएससी मेंस में भी होते हैं, प्रीलिम्स में भी होते हैं,
तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो देख लो। मतलब पढ़ चुके हैं अपन जो सोम में बेसिक स्ट्रेसेस से कंसर्न है वो कौन कौन से हैं, और आप बताना कि वो कैसे कैसे लगती हैं। जो मेरी फर्स्ट है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँगी, पहली कौन सी होगी, बेसिक स्ट्रेसेस इन सोम। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन सी जो स्ट्रेसेस हैं, या कह सकता हूँ, चलो आप अब मुझे बताना। मैं तो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं कुछ लोड्स के नाम बताऊंगा, आपको बताना है लगते कैसे हैं। आपको सोचना है मन में कि लगते कैसे हैं। मैं कहूँगा लोड्स इन सोम। जो पहला लोड है इस कैटेगरी में, वो पहला लोड है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का अगर डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, बार है, इसकी एक्सेस के लॉन्ग लगेगा, कि एक्सेस के लॉन्ग लगेगा ऐसे। ठीक। अब मैं कह सकता हूँ दिस एक्सियल लोड विल बी ऑलवेज बी नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन, इट विल बी नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक्सियल लोड विल बी नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। ओके। दूसरा, इट विल बी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड कौन सा है, सेकंड है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। सेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग कैसे हो जाएगी, ये बार है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग हो गई, ये यहाँ लगाए भी। इसको जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर, तो क्या क्या आएगा, एक लोड ऐसा आएगा, एक लोड ऐसा आएगा, ये और ये आपस में बना लेंगे क्या, कपल P इंटू ई का, और ये क्या रह जाएगा, शकल देखता हुआ P का। ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है। अब ये जो इसेंट्रिक, ये मैं कह सकता हूँ नॉर्मल है, नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के कैसे है, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक बट पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट next is what, next is transverse shear load। ट्रांसवर्स shear load वो कैसे लगेगा, ऐसे। 3D में बना लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। ऐसे लगेगा ट्रांसवर्स shear load, कुछ ऐसे। समझ गए, ट्रांसवर्स shear load कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ये कुछ बीम है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, इस पर कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे लगा हुआ है। अब इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से मैं अगर कहूँ कि फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग है दिस इज, सॉरी, फर्स्ट थिंग इज दिस इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, दिस इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग कैसा है, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एंड पैरेलल टू, ये वाला कैसा है, पैरेलल टू वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस। सीयर एक्सिस कह सकते हो या वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, चौथा है हमारा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। यही लोड को अगर 3D में बना लेते हैं, पहले 3D में बहुत पसंद है मुझे बनाना, 3D में बनाया हमने। लोड जो है वो कहीं यहाँ लगा हुआ है, इस एक्सिस के अलाउंग ना लग के कहीं ऐसे लगा हुआ है लोड। समझ गए, लोड कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे। ओके, क्लियर। अब जब लोड ऐसे लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये, हाँ,
लोड क्या करेगा, कैसे कैसे लगा ये लोड बताओ। पैरेलल है क्रॉस सेक्शन के, पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तीसरा क्या, क्या ये इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक टू, इसेंट्रिक टू VTA वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दोनों से इसेंट्रिक है, लॉन्गिट्यूडनल से भी है और वर्टिकल ट्रांसवर्स, वर्टिकल से तो पैरेलल भी है, वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल भी है, लेकिन इसेंट्रिक भी है।